हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के 2024 के में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था साथियों। जब आपका जो है पेपर लीक हो गया था, उसके बाद से जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो है री एग्ज़ाम में के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, वे सारे आपके नए पैटर्न पर बनाए गए थे। यानी कि आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो कि आपके जो है 2024 के री एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, और वो भी केवल जीके जीएस के प्रश्न। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा जो है उस जीके जीएस को कवर करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा जो है जानकारी यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा जिससे कि आपको 2 या 3 प्रश्न एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, 2.4% निर्धारित है। ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया 2.4% राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल में भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है साथियों यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है साथियों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो है प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? तो प्रथम स्थान है, ये भी याद रख लीजिएगा जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पड़ोसी देश श्रीलंका की आधिकारिक राजभाषा निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कौन सी है? तो पड़ोसी देश श्रीलंका की आधिकारिक भाषा जो है साथियों, राजभाषा जो है यह हो जाएगी साथियों, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है सिंहली और तमिल। यहाँ पर सिंहली और तमिल जो दिया गया है यह मुख्य आधिकारिक राजभाषा जो है मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, श्रीलंका की जो है बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली यह भाषा है, यानी कि सबसे अधिक जो है आबादी द्वारा बोली जाने वाली यह भाषा है। याद रखिएगा, तमिल भाषा को जो है उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में जो है प्रमुखता दी जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और इससे पहले आप याद रख लीजिएगा 1900, याद रखिएगा 1956 में जो है साथियों आपका 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया गया था, बाद में संशोधन हुए थे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दक्षिण एशियाई देश मालदीव में आधिकारिक रूप से कौन सी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, यानी कि धिवेही का प्रयोग किया जाता है साथियों। धिवेही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा साथियों, धिवेही जो है एक हिंद आर्य भाषा है जो कि अरबी लिपि के जो है समान लिपि जो है लिखी जाती है। अरबी लिपि के समान लिखी जाती है, यानी कि उसी के तरह जो है लिखा जाता है। यह जो है मालदीव की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है साथियों, याद रख लीजिएगा, आधिकारिक भाषा है, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि हिमालयी राष्ट्रीय भूटान की आधिकारिक राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी निर्धारित है? ये साथियों आपके अलग अलग सेट में से जो क्वेश्चन से लिए गए हैं। इस टाइप के प्रश्न ये जो है साथियों आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अलग अलग सेट से जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हो सके हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिला करके आपको समझ लो कि कितना क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो साथियों आपको जो तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर से कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हिमालयी राष्ट्र भूटान की आधिकारिक राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी निर्धारित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जाखा। साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जोखा, सॉरी देखिए यहाँ पर जोंखा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। देखिए यहाँ पर जोंखा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है किले की भाषा। साथियों किले की भाषा, इसके क्या शाब्दिक अर्थ होता है साथियों? यह जो होता है किले की भाषा, याद रख लीजिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है किले की भाषा, आपके ऑप्शन नंबर
किले की भाषा यानी कि जोंखा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। साथ ही साथ साथियों यह जो है तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित एक आधिकारिक भाषा है। इसे लिखने के लिए जो है तिब्बती वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग होता है, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि महोगनी और आबनूस के प्रसिद्ध वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, इन वनों में जो है 200 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और ये वन पूरे वर्ष जो है हरे भरे रहते हैं, क्योंकि पत्तियां गिरने का समय अलग होता है। आप इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर यह मुख्य रूप से जो है साथियों पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा उड़ीसा राज्य में जो स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राज्य में हुआ है? याद रखिएगा साथियों, उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह किस राज्य में इसका निर्माण हुआ है? आपका राइट आंसर साथियों सॉरी देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उड़ीसा में। तो यह जो है आपको पहले ही बताया जा रहा है, यानी कि ये क्वेश्चंस में साथियों मिस्टेक है, लेकिन आप याद रखिए इसके कहने का अर्थ ये है जो साथियों कि यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा में स्थित है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के जो है नाम से भी जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था साथियों। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण, याद रखिएगा। यह मंदिर भगवान सूर्य के रथ के आकार में बना हुआ है साथियों। यह जो है मंदिर बना हुआ है, यह मंदिर भगवान सूर्य के रथ के आकार का बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1984 में किया गया था, याद रख लीजिएगा 1984, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा उड़ीसा का एकमात्र स्थल था जिसे जो है पहली बार यूनेस्को सूची में मिला था, याद रखिएगा। यह जो उड़ीसा के प्रथम कोणार्क सूर्य मंदिर को पहली बार यूनेस्को सूची में जो है मिला था, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा के 10 रुपये के नए नोट पर जो है निम्नलिखित में से किसका चित्र अंकित किया गया है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र अंकित किया गया है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अर्कू घाटी नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित एक प्रमुख केंद्र है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो साथियों ये भी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की जो है ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम लोग आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जानते हैं साथियों। आरकू घाटी नामक को जो है आरकू घाटी को साथियों हम लोग आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। यह जो विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल किन दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को जो है अलग करता है? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो अलग करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जलमार्ग जो है लगभग 150 कितना साथियों 150 किमी यानी कि किलोमीटर चौड़ा है, याद रख लीजिएगा। यह 150 किलोमीटर जो है यह चौड़ा है, याद रखिएगा। यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री कितना है साथियों 10 डिग्री जो है आपका 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। यह बंगाल की खाड़ी को जो है अंडमान सागर से जोड़ने का कार्य करता है, इसे याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के गठन के समय इनमें जो है महिला सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 15 है। कितनी? ऑप्शन नंबर ए पर 15 दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। संविधान सभा में जो है कुल 389 सदस्य थे, जिसमें जो है
15 महिलाएं थी। कितनी साथियों? 15 जो थी महिलाएं थी, बाकी पूरे कुल मिलाकर के 389 थे। तो आप कमेंट करके बताइए कि पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये आप कमेंट करके जरूर से बताते चलिएगा, क्योंकि साथियों ऐसे में आपको जो है मन लगा रहता है। साथ ही साथ अगर आप एक बार कमेंट कर देते हो तो आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। महिला कितनी थी? 15 थी। याद रखिएगा। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान में जो अपनाई गई भारतीय संविधान में अपनाई गई द्विसदन प्रणाली जो है, भारतीय संविधान में अपनाई गई द्विसदन प्रणाली का जो है प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ब्रिटेन, आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार कहाँ से लिया गया है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कनाडा से लिया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर कनाडा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिएगा यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ वे हैं जिनका जो उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, याद रख लीजिएगा। साथियों भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। और अवशिष्ट शक्तियाँ साथियों क्या होती हैं? तो जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है। साथियों भारत में ये शक्तियाँ केंद्र सरकार यानी कि संसद के पास सुरक्षित है, याद रखिएगा। साथियों कनाडा के संविधान में जो है मौजूद केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली गई है, ये भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के जो है संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आयरलैंड के। किस देश के साथियों? आयरलैंड के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया आयरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो इसमें जो है साथियों संविधान के भाग 4, इसमें संविधान के, याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर इसमें जो है संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 336 से 51 तक जो है जो भाग 4 में रखा गया है। किसे इसमें जो मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस में रखा गया है साथियों? तो भाग 4 में रखा गया है। और भाग 4 जो है साथियों अनुच्छेद 336 से 51 तक है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ और एक बात याद रखिएगा साथियों, ये सिद्धांत जो है कल्याणकारी राज्यों की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं, और ये न्याय जो है याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा किस विशिष्ट तिथि को पूर्णतः अंगीकृत किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में किया गया था। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है यहाँ पर 26 नवंबर 1949 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान को समस्त भारत के पूर्ण रूप से जो है किस तिथि को जो है आधिकारिक रूप से लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को समस्त भारत में जो है पूर्ण रूप से किस तिथि को आधिकारिक रूप से जो है लागू किया गया था साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस दिन भारत जो है एक पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। साथियों 26 जनवरी की तिथि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद में चुनी गई थी, ये भी याद रख लीजिएगा। 26 जनवरी ही क्यों चुना गया था साथियों? तो याद रखिएगा 26 जनवरी को जो है तिथि जो है यह 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद में चुना गया था। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पद संभाला था, ये भी याद रख लीजिएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघीय कार्यपालिका कई शक्तियों का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, यानी कि भाग 5 में। साथियों ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर भाग 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं, याद रखिएगा साथियों। और याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से
बावन 52 से जो है 78 तक संघीय कार्यपालिका का विस्तार दिया गया है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का मूल भाग 7 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके संबंधित माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केंद्र शासित जो प्रदेशों से संबंधित माना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों मूल संविधान में राज्यों को जो है 4 श्रेणियों यानी कि ABCD में बांटा गया है। साथियों 7वें संविधान संशोधन यानी कि 1956 द्वारा इस भाग को जो है निरस्त कर दिया गया। याद रख लीजिएगा 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इस भाग को निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भाग 8 जो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ये याद रखिएगा। ये साथियों पुरानी जानकारियां हैं तो इसलिए मैंने इसे क्वेश्चंस को जो है रखा है। 2024 में पूछा गया था लेकिन मैंने फिर भी इसको रखा है साथियों क्योंकि आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का जो है विस्तृत उल्लेख मिलता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो मिलता है भाग 11 में ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विस्तृत उल्लेख जो है मिलता है साथियों भाग 11 में मिलता है। साथियों अनुच्छेद 245 से 263 तक विस्तृत है। याद रख लीजिएगा यह भाग जो है अनुच्छेद 245 से 263 तक विस्तृत है। इसमें जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं। याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? साथियों यह माने जाते हैं चाणक्य। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पर चाणक्य दिए गए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों जिन्हें जो है हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। साथियों याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों याद रख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों यह जो है आपके चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महान प्रधानमंत्री थे। और साथ ही याद रखिएगा साथियों उन्हें जो है ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ जो है याद रख लीजिएगा उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। साथियों ये जो है आपके चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है साथियों याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आचार्य चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का जो है मुख्य प्रतिपाद विषय क्या है? तो अर्थशास्त्र का जो है मुख्य प्रतिपाद विषय जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि राजनीति विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और याद रख लीजिएगा जो अर्थशास्त्र नामक नाम जो है इसका अर्थशास्त्र होने के बावजूद यह मुख्य रूप से शासन व्यवस्था पर है। याद रख लीजिएगा जो नाम इसका अर्थशास्त्र होने के बावजूद भी यह मुख्य रूप से शासन व्यवस्था पर है और इसमें राज्य की सुरक्षा कूटनीति और युद्ध नीतियों का वर्णन है। याद रख लीजिएगा अर्थशास्त्र नाम होने के बाद भी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों अर्थशास्त्र के संदर्भ में वस्तु विनिमय प्रणाली का वास्तविक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों याद रख लीजिएगा अच्छे से। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों इसमें जो है मुद्रा यानी कि पैसे का उपयोग जो है माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है। मतलब कि जब आदान प्रदान होगा तो लेन देन होगा साथियों तो वहाँ पर जो पैसे का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे साथियों याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाओं को
जो है यूनेस्को धरोहर स्थल के किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल का शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि सन 2003 में शामिल किया गया था। साथियों याद रख लीजिएगा। और यहाँ की जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यूनेस्को ने जो इसे सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत वैश्विक विरासत घोषित किया है। और यहाँ की गुफाओं में साथियों, यहाँ की गुफाओं में 700 से अधिक जो है रॉक शेल्टर मौजूद हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यह चित्र शिकार, नृत्य और जो है दैनिक जीवन की जो है गतिविधियों को दर्शाता है। मतलब आप इसे याद रख लीजिएगा, वहाँ की चित्रें जो है साथियों, जहाँ वहाँ पर जो है चित्रें जो हैं यहाँ पर नृत्य और दैनिक जीवन की जो है गतिविधियों को दर्शाती हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम में, जो पूरे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जो है कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारत के राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, इसका भी मतलब याद रखिएगा कि जो है कालीबंगा का अर्थ काले रंग की जो है चूड़ियाँ होता, जो है कालीबंगा की का अर्थ जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा क्या होता है साथियों, कालीबंगा का अर्थ जो है होता है काले रंग की चूड़ी या होता। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है अब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। और याद रखिएगा साथियों, काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। याद रखिएगा साथियों, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो जो है साथियों याद रखिएगा, काले रंग की चूड़ियाँ जो इसका अर्थ होता है, याद रख लीजिएगा। यह जो है यहाँ से दुनिया के सबसे प्राचीन जूते, यहाँ से दुनिया के सबसे प्राचीन जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा साथियों, यह स्थल जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है घग्गर नदी के किनारे है, यह स्थान याद रख लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और लास्ट प्रश्न जो कि आपके लिए रखा है मैंने, देखिए क्या है अगला प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में जो है किस राज्य में स्थित है? ये आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। तो साथियों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मतलब आप कमेंट करके बताइए। सॉरी देखिए मैं आपको बता दूं साथियों, इन दोनों राज्यों में से कोई आपका राइट आंसर होगा, तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।